नमस्कार कर्नल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, ये समझाइए कि बिलावल भुट्टो को क्या हो गया है? किस तरह की बातें कर रहा है? वो कह रहा है कि हम तो हमारे यहाँ जो आतंकवादी हैं उनको देने को तैयार है, यानी कि एक तरह से वो मान रहा है कि पाकिस्तान में आतंकवादी रहते हैं। अंजू जी देखिए, बिलावल भुट्टो की बात क्या की जाए। उस व्यक्ति को कौन सीरियसली लेता है मुझे समझ में नहीं आता। शायद उनके देश में भी उनको सीरियसली नहीं लिया जाता, क्योंकि न जाने क्या खा पी करके आते हैं वो, और कब क्या बयान दे दे किसी को कुछ पता नहीं है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यहाँ ये आती है कि वो इस समय वहां के देश के एक मंत्री हैं। हालांकि मंत्री की हैसियत पाकिस्तान में कुछ होती नहीं है, चीफ के सामने मंत्री की कोई बिसात नहीं है। लेकिन अगर उन्होंने ये बयान दिया है कि वो हाफिज सईद और अजहर महमूद बोल रहा हूँ, हाफिज सईद मसूद। और मसूद अजहर को हैंड ओवर करने को तैयार हैं, बशर्ते भारत उनकी लोकेशन और उनकी डिटेल्स जो है, यानी कि वो डॉजियर जो है वो पुनः इनको सौंपे। आपको ध्यान आएगा कि पठानकोट हमले के बाद में हमने इनको डॉजियर भी सौंपे थे, हमने इनकी इन्वेस्टिगेटिंग टीम को भी बुलाया था, और उसमें आईएसआई के 2 ऑफिसर भी मौजूद थे। हमने उनको अपने एक स्ट्रेटेजिक एयरबेस में एंट्री भी दी थी इन्वेस्टिगेशन के लिए। देखिए, भारत हमेशा से दोस्ती का हाथ बढ़ाते रहा है, और दुश्मन को भी इतनी जगह देता है कि चलिए आप इन्वेस्टिगेशन कर लीजिए। लेकिन इन्होंने हमेशा भारत की पीठ पर छुरा ही भोंका है। अब इनका जो बयान है, हो सकता है ये शुगर कोटेड लॉलीपॉप जो होता है ना, कि भारत को भाई मना लो, किसी तरीके से रोक लो। इंडस वाटर ट्रीटी, पानी जो है उसके ऊपर भारत का पूरा कंट्रोल है, भारत ने बोल दिया है कि वो खारिज हो चुकी है। अब इन्होंने तो बड़े बड़े बयान दिए थे कि 6 6 नदियों का पानी रोक लेंगे, खून की नदियां बहेंगी अगर ये कर दिया तो कर दिया। अब मेरे ख्याल से इन्होंने शायद होश की दवा पी ली है, या फिर एक और कोई दवा इन्होंने पी ली है, जो ऐसा बयान ये दे रहे हैं। बहरहाल, राजनाथ सिंह जी ने, आपको ध्यान होगा, आईएनएस विक्रांत पर खड़े होकर ये बयान दिया था कि अगर भारतीय नौसेना को मौका मिलता तो पाकिस्तान के 4 टुकड़े हो गए होते। और ये भी कहा था कि सबसे पहले पाकिस्तान मसूद अजहर और हाफिज सईद को भारत को सौंपे, फिर उसके बाद में देखेंगे क्या होता है। यानी भारत ने अपनी रेड लाइंस ड्रॉ कर दी। पहले ये 2 आतंकवादी जो है भारत के कब्जे में होने चाहिए, उसके बाद में हम विचार करेंगे हमें करना क्या है आपके साथ में। तो ठीक है, सीरियसली ले लेते हैं इनके बयान को, और मान लेते हैं इसमें कोई दम होगा। लेकिन भारत की रेड लाइंस ऑलरेडी ड्रॉन है। मुझे लगता है कि भारत सरकार इनके बयान को सुनेगी और उसको थोड़ा सा हजम करके बैठ जाएगी। जब तक ये अपनी तरफ से कोई पॉजिटिव स्टेप नहीं ले लेते, भारत सरकार कोई स्टेप लेने वाली नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। सर, मुझे तो ये लग रहा है कि ये बयान देकर भी बिलावल भुट्टो फंस गए हैं, क्योंकि एक तरह से उन्होंने मोहर लगा दी है कि हमारे देश के अंदर तो है, बस आप लोकेशन बता दीजिए, उसके बाद हम हाँ, आपको सौंप देंगे। तो फिर तो उन्होंने आतंकवादियों से ही पंगा ले लिया है। अभी तो सिर्फ इनके वो जो फील्ड मार्शल है, फील्ड मार्शल, उसने पंगा लिया है। देखिए ना, बंद कमरों में बैठकर मीटिंगें हो रही हैं, आतंकवादियों के साथ मनाया जा रहा है। आतंकवादियों का हाल देखिए, वो जो बुलेट प्रूफ शील्ड होती है उसके अंदर खड़े होकर रैलियां कर रहे हैं। ये तो हालत हो गई वहां के आतंकवादियों की। उन्हें पता है ना कि भारत सरकार या भारत की जो गोली है वो किसी शील्ड को भी भेद कर आ सकती है, ये उनको मालूम है। और अब उनके डर जो है वो इस तरीके से समाया हुआ है कि आतंकवादी जो है वो पॉलिटिशियन की भाषा बोल रहा है, पॉलिटिशियन जो है वो आर्मी वाले की बात कर रहा है, आर्मी वाला आतंकवादी की बात कर रहा है। तो ये तीनों का गठजोड़ चल रहा है साथ में, और तीनों एक दूसरे को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर आप ये देखते रहिएगा, किसी भी रैली में, आतंकवादियों की रैली में, पॉलिटिकल लीडर्स जो है वो पीछे बैठे मिलते हैं। आसिम मुनीर के जो फील्ड मार्शल बनते हैं वो, उस पार्टी में एक यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट को बुलाया जाता है। और आसिम मुनीर जो है वो अपने देश की संप्रभुता को एक थाली में बेचकर अमेरिका को सौंप कर चले आते हैं, ये भी आपको मालूम है। तो ये तो इनके देश की पूरी पॉलिटिक्स और इनकी आर्मी की एक लीडरशिप का आपको हाल दिखाई दे रहा है। तो इस समय ये जो ना कर ले वो कम है, इस समय जान बचाते फिर रहे हैं। उनको पता है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, ये सबने कह दिया है। और हर मीटिंग में प्रधानमंत्री जो है टेररिज्म का मुद्दा उठा रहे हैं। हर देश में इनके देश को खड़ा करके उसका एक नमूना बनाया जा रहा है। ये है मदर ऑफ टेररिज्म। अब देखिए, बेइज्जती तो उसकी होती है जिसकी कोई इज्जत हो, लेकिन फिर भी भिखारी को भी लगता है कि चलिए तन छुपाने के लिए एक आध कपड़ा मिल जाए तो अच्छा है। तो इस समय पाकिस्तान का हाल उस भिखारी से भी गया गुजरा है, जिसके तन पर ना तो कपड़ा है,
ना उसके कटोरे में रोटी है, और कटोरा लिए दाएं बाएं घूम रहा है, दुनिया भर के नेताओं से मिलने की कोशिश कर रहा है। कोई तो मुझे बचा ले, कोई मेरी इज्जत कर ले। सर, क्या भीख का कटोरा लेकर ही पाकिस्तान के आर्मी चीफ आजकल अमेरिका में बैठे हुए? पहले आपने देखा था उनका आर्मी चीफ था, अब एयर चीफ उनका वहां पर पहुंचा हुआ है। हाँ, भीख का कटोरा नहीं, वो भीख का कटोरा उल्टा करने गए होंगे। भीख में उनको मिले F-35। अब F-35 तो हमारे त्रिवेंद्रम में लाके हमने उसको जैसे होता है ना, पतंग को लंगर डालते नीचे बुला लेते हैं, वैसे ही भारत ने इनके F-35 के साथ में किया, जहां तक मुझे लग रहा है कि बड़ा उसका हवा बनाया हुआ था कि भाई ऐसा प्लेन है, वो दुनिया की सब प्रणाली को फेल कर देगा। आया था किसी मकसद से यहाँ पर, वो हमें सबको मालूम है क्यों आया था, और उसको भारत ने दिखा दिया कि भाई तुम्हारा मकसद फेल और हमारा मकसद जो है वो अचूक है। और हमने उसको नीचे लाकर इनको दुनिया को दिखा दिया। इस समय अमेरिका और उसके साथियों को मुंह दिखाने की जगह नहीं मिल रही है। F-35 जो है वो दुनिया के सामने उजागर हो चुका है। J-35 जो चीन का था वो हमने पहले उजागर कर दिया था। F-35 भी चला गया है। अब आप मान के चलिए, ये बड़ी जोर लगा रहे थे कि ये बिक जाए किसी तरीके से, और इन्होंने पाकिस्तान को भी चेपने की कोशिश की थी। पाकिस्तान भी फुदकता उसको लेकर, लेकिन लगता है ये मुझे ये कटोरा वहां पर उल्टा करने के, कि भाई साहब F-35 अपने पास रखो, ऐसा नहीं है हमारा प्लेन भी कहीं त्रिवेंद्रम में जाकर उतर जाए। तो जहां तक मेरा ख्याल है ये इसी उद्देश्य से गए हैं। बाकी इनकी अमेरिका खबर लेगा कि तुमने अपने एयरफील्ड सुधारे कि नहीं सुधारे, जो भारत ने तुम्हारे डिस्ट्रॉय किए थे, जिसको कि हम कभी यूज कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने अपने देश की सोवरेनिटी, संप्रभुता को बेच दिया है, जो कि इनके आर्मी चीफ करके आ चुके हैं। सर, एक खबर और भी सोशल मीडिया पर चल रही है कि पाकिस्तान के जितने भी न्यूक वेपन्स जहां जहां रखे गए हैं, उन जगहों पर इस वक्त अमेरिका का कब्जा है। देखिए, अमेरिका बहुत समझदार देश है, और मैं शुरू से ये कहता रहा हूं कि अमेरिका के एसेट जहां कहीं भी होंगे, वो प्रोटेक्शन किसी और देश को नहीं देता। वो अपने एसेट्स की प्रोटेक्शन खुद करता है। ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे हमने जाने अनजाने में अमेरिकन एसेट्स को नुकसान पहुंचाया है, और अमेरिकन एसेट्स जो होते हैं वो अमेरिका की निगरानी में, निगहबानी में रहते हैं। यानी कि F-16 जो उसकी सुरक्षा के लिए लगे हुए थे, और पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम भी लगा हुआ था, ये मेरा पूरा मानना है। भारत के जितने भी मिसाइल्स थे उन्होंने F-16 को तो धूल में मिलाया, और उनके पेट्रियट वेपन सिस्टम को भी नाको चने चबवा दिए। प्रूव कर दिया कि अमेरिकन वेपन सिस्टम भी किसी काम का नहीं है भारत की मेक इन इंडिया प्रणाली के आगे। इसीलिए राष्ट्रपति ट्रंप जो थे वो बहुत तिलमिलाए भारत के एक्शन के बाद में, और उन्होंने ऊल जलूल बयान दिए। तो ये मेरा मानना है कि यस, इनका सिस्टम लगा होगा पाकिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान में इसकी प्रोटेक्शन के लिए अमेरिकन सिस्टम भी लगा होगा, और जो कि प्रूव हो चुका है किसी काम का नहीं है भारतीय अस्त्रागार के सामने। सर, J-35, J-17 उसका हाल हमने देख लिया, F-35 का हाल हमने देख लिया, और जिस तरह से हमारे वाइस आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ जो है राहुल सिंह, मेजर जनरल राहुल सिंह, उन्होंने जिस तरह से कहा कि एक लैब की तरह पाकिस्तान को इस्तेमाल किया चाइना ने, अपने हथियारों को वहां चलाने की कोशिश की, और 81% हथियार जो पाकिस्तान भारत के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल करा था वो सारे चाइनीज थे। लेकिन सर, उनका क्या हाल हुआ, कैसे धज्जियां उड़ी, वो तो पूरी दुनिया ने देख लिया। तो इस वक्त तो चीनी माल की वाट लगी हुई है, ऊपर से अमेरिका के F-35 की भी वाट लग गई है, और देखिए कैसे जहां जहां हमारे प्रधानमंत्री अभी हाल के दिनों में वो दौरे पर निकले हुए 5 देशों के, ब्राजील जाना है उनको, तो आप देखिए किस तरह से हर देश ने भारत से भारत के हथियार खरीदने की मांग की है। अंजू जी, आप जरा नाम गिनते जाइए ऑपरेशन सिंदूर में। पाकिस्तान के पास अगर हथियार हो तो, या फिर उनके लड़ने वाले हो तो। नंबर 2, चीन, चीन के हथियार प्रयोग किए गए। वहां पर तुर्की के हथियार प्रयोग किए गए, तुर्की के ड्रोन पायलट्स वहां पर पाए गए। अमेरिका के वेपन सिस्टम थे, अमेरिका की सुरक्षा प्रणाली थी। ये सब चीजें जो हैं पाकिस्तान में फेलियर साबित हुई हैं। यानी जब टेस्ट का समय आया तो ये सब के सब फेल हो गए वहां पर, और वहां पर केवल एक चीज काम आई, वो थी मेक इन इंडिया। ये बात आपके दर्शक भली भांति समझ दें कि ऑपरेशन सिंदूर जो था वो एक टेस्ट बेड था दुनिया की सुरक्षा प्रणालियों के लिए, जिसमें भारत के मेक इन इंडिया वेपन सिस्टम ने दुनिया को दिखा दिया वी आर द बेस्ट। नोट कर लीजिए, वी आर द बेस्ट, मतलब बेटर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं वी आर द बेस्ट। अमेरिका की सुरक्षा प्रणाली F-16 4 हवा में मार गिराए हमने, और 4 जमीन पर मारे थे। जिस जिस प्लेन का आपने नाम लिया है JF-17 ब्लंडर,
ब्लंडर को हमने धूल चटाई है, ब्लंडर जमीन पर गिरा है। कहां कहां पर कितने गिरे हैं वो मैं नहीं बोलना चाहूंगा, क्योंकि अभी तक भारत सरकार ने उसकी गिनती नहीं की है। परंतु हर समझदार आदमी के पास में पूरा ब्यौरा मौजूद है कि वो ब्लंडर विमान जो है हमने नीचे गिराया है। इनकी बहुत तगड़ी एक मिसाइल सिस्टम थी, PF-17 चाइना की हाइपरसोनिक मिसाइल, स्टेट ऑफ द आर्ट, दुनिया में सबसे बढ़िया। अंजू जी, भारत वेपन सिस्टम ने उस मिसाइल को साबुत जमीन पर लाया है। साबुत जमीन पर किसी मिसाइल सिस्टम का आने का मतलब है कि अब मिसाइल आपकी वो सीक्रेट नहीं रही, क्योंकि हमारे इंजीनियर उसको खोल के, उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग करके सब कुछ निकाल लेंगे उसका कहां से क्या होता है। तो वो मिसाइल जो है अब चीन भूल जाए कि वो बेचने काबिल रहा है। चीन का HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम, अभेद्य, जिसको कोई पार नहीं कर सकता, उसको हमने किस तरीके से ऑपरेटिव किया और फिर किस तरीके से उसको पूरा डिस्ट्रॉय करके हमने पाकिस्तान में थ्रू एंड थ्रू पैसेज बनाया उसके थ्रू। तो चीन का ना तो हवाई जहाज, ना उसकी हाइपरसोनिक मिसाइल, ना उसका एयर डिफेंस सिस्टम, ये तीनों हमने प्रूव कर दिए कि दे आर वेरी बिग फेलियर्स। पाकिस्तान के जो फाइटिंग फोर्स थी, पायलट्स थे, वो ऑलरेडी प्रूवन थे कि देवर फेलियर्स। अर्दोगान के दिए हुए बायरक्तार ड्रोन्स वहां पर चलाए गए, वो भी हमने जमीन पर नीचे ला दिए बिना किसी अपने नुकसान के। तुर्की ने वहां पर अपने ड्रोन पायलट्स भेजे हुए थे सियालकोट में, हमने उनको भी नीचे लाए और उनको हमने खत्म कर दिया। तुर्की का एक सिग्नल था कि उन्होंने भारत से पंगा लिया है। अब मैं कहता हूं भारत का जवाब देने का समय आया है तुर्की को, और भारत कैसे जवाब देता है आगे आगे मैं आपको बताता हूं किस प्रकार से हम जवाब दे रहे हैं। जी। अमेरिका का हम पहले जिक्र कर चुके हैं। तो इस समय दुनिया की जो जानी मानी सुरक्षा प्रणालियां थी, जाने माने जो वर्ल्ड के आर्म्स एक्सपोर्टर थे, आज धूल चाट रहे हैं। और सिंदूर के खत्म होते ही 22 देशों ने भारत को बोला कि अपना ब्रह्मोस वेपन सिस्टम हमें प्लीज दे दीजिए। 22 देशों ने बोला है ये, एक दो नहीं, पांच नहीं, 22 देश मांग रहे हैं हमसे हमारा वेपन सिस्टम। ये तो केवल ब्रह्मोस की बात कर रहा हूं, भारत के पास और वेपन सिस्टम है। जैसे जैसे बात आगे बढ़ेगी फिर पत्ते जी। खुलेंगे और समझते जाएंगे हम इस चीज को। पर सर, जैसे आपने कहा ना कि बहुत सारे 22 देशों ने ब्रह्मोस मांगा है, और आप जी। देखिए कि ग्रीस भी, साइप्रस भी, क्रोएशिया भी भारत के साथ अपने रिश्तों को अच्छा कर रहा है। भारत इनको भी हथियार दे रहा है, और इसीलिए शायद वो तुर्की का जो डिक्टेटर ही कहा जाएगा, खलीफा बनने के चक्कर में जो पूरी दुनिया में, एर्दोगन, वो भी डरा हुआ है। उसका कहना है कि ग्रीस को भारत अपनी लॉन्ग रेंज मिसाइल दे रहा है। भाई, तुम्हें डर क्यों लग रहा है? देखिए अंजू जी, भारत ने ना हमेशा एक जिम्मेवार देश का मुजाहरा दिया है पूरे वर्ल्ड स्टेज के ऊपर। हालांकि तुर्की ने कभी भी हमारा कश्मीर के मुद्दे पर साथ नहीं दिया। हर पब्लिक फोरम में उन्होंने पाकिस्तान का साथ दिया तुर्की पर। उसके बावजूद हमने ऑपरेशन दोस्त चलाया, जिस समय तुर्की के हजारों लोगों ने अपनी जान खोई। सबसे पहला रिस्पॉन्डर भारत था वहां पर। हमने अपना एक फील्ड हॉस्पिटल वहां पर एस्टेब्लिश किया है। उसकी अर्थक्वेक पिक्चर आया आपने था देखा वहां होगा, पर। वायरल हुई है। एक आर्मी मेडिकल कोर की मेजर थी, उनको एक तुर्की की बूढ़ी लेडी जो थी वो बड़ा प्यार कर रही थी, दिखा रही थी कि भाई कितना तुमने हमारी सेवा की है, उसके लिए उसका धन्यवाद प्रकट कर रही थी। फोटो बड़ी वायरल हुई थी। उस समय तुर्की की जनता ने बड़ा दोस्त दोस्त कहकर भारत को सराहा था। लेकिन जो ये दोस्ती थी तुर्की की तरफ से, उनके राष्ट्रपति अर्दोगान, जो कि खलीफा बनने के चक्कर में जैसे आपने बताया है, उन्होंने पूरी खत्म कर दी। उन्होंने पाकिस्तान का न सिर्फ मॉरल तरीके से साथ दिया, उन्होंने हथियार देकर, और हथियार चलिए हथियार दे भी दिए, मान लिया। आपने अपने देश के ड्रोन पायलट पाकिस्तान में स्टेशन करके रखे। इससे बड़ा एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि यू हैव ओपन अ फ्रंट ऑफ वॉर विद इंडिया। मेरा मानना यह है कि तुर्की ने भारत पे हमला किया है सिंदूर के टाइम पे। अब मैं तो भाई फौजी आदमी हूं, मैं बदला जरूर लूंगा मैं। और मेरा प्रधानमंत्री जो है वो बड़े सटीक तरीके से बदला ले रहा है। आपने जिक्र किया ग्रीस का। देखिए, ग्रीस जो है वो एक तरीके से उस जगह पर मौजूद है जहां पर कि वो तुर्की के इंटरेस्ट को चैलेंज कर सकता है। ग्रीस की नौसेना ने भारतीय नौसेना के साथ में ऑपरेशन सॉरी इंद्रधनुष नाम की एक्सरसाइज की है। इंडियन ओशन में ग्रीस ने अपनी नेवल प्रेजेंस को दिखाया है, और दोनों नेवीज ने आपस में एक्सरसाइज की है। नेवल एक्सरसाइज का मतलब यह होता है कि यदि युद्ध की स्थिति बने तो दोनों की दोनों नौसेनाएं एक दूसरे के ऑपरेशन को समझ सकती हैं और जरूरत पड़ने पर एक दूसरे की शक्ति को बढ़ा सकती हैं। डर यहां पर किसको लगता है? अर्दोगान जी को।
क्यों? क्योंकि उनकी दुश्मनी है ग्रीस के साथ में, और भारत ने ग्रीस को बड़ा ठोक के चुना है। क्यों? क्योंकि 32 नेटो देश हैं, उसमें से ग्रीस जो है वो एक देश है। तो भारत ने बोला हथियार देंगे, और सबसे पहले तो हम नेटो के देशों को देंगे, क्योंकि नेटो के देश अमेरिका से हथियार लेने की बजाय अब भारत पर विश्वास करने लगे हैं। तो ये खैर ये खबर आई है कि वहां पर DEFEA एक डिफेंस एक्सपो लगी थी एथेंस ग्रीस में, 2025 में लगी थी अभी। उसमें DRDO के ऊपर ये क्वेरी आई ग्रीस की तरफ से, एक इंटरेस्ट शो किया गया कि हम लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल LACM ये हम आपसे लेना चाहते हैं। DRDO ने इसका परिष्करण किया है अभी अभी नवंबर 2024 में, यानी फ्रेश आउट ऑफ द बेकरी एक ब्रेड निकली DRDO की तरफ से, और ग्रीस ने अपना इंटरेस्ट जाहिर किया कि हमें मेक इन इंडिया वेपन पर विश्वास है, हम आपसे लेना चाहते हैं। इस मिसाइल की खासियत ये है अंजू जी, 1,500 किलोमीटर ये मिसाइल मार कर सकती है, यानी कि तुर्की के जो भी एयरफोर्स बेसिस हैं, मिसाइल इंस्टॉलेशन हैं और उनके स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं, अगर ये भारत उसको वेपन सिस्टम दे देता है तो वो ग्रीस की सब मार की जद में आ जाएंगे। और ये मिसाइल जो है न सिर्फ कन्वेंशनल एम्यूनिशन, यानी कि आम लड़ाई में प्रयोग होने वाले गोला बारूद, ना सिर्फ उसको लेकर जा सकती है, ये न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल भी है, यानी इसके ऊपर आप न्यूक्लियर वॉरहेड फिट कर सकते हैं। और वॉरहेड की मात्रा जो है 500 किलो से लेकर 1 टन तक की होती है। मैंने 23 ग्राम एक्सप्लोसिव से एक व्यक्ति को मरते हुए देखा है, आप मान के चलिए 500 किलो क्या होता होगा, और 1000 किलो तक जाएगी तो क्या होगा, और इतनी शायद इसकी शक्ति। जी। और शायद सर इसीलिए एर्दोगन इतना डरा हुआ है। एक जगह पर तो अजरबैजान का भी प्रेसिडेंट, फिर ये एर्दोगन भी और शाहबाज शरीफ तीनों मिले हुए थे, बड़ी बड़ी बातें करें। सर ये मतलब ये जिस तरह की खिचड़ी पका रहे हैं, इनको समझ में आ गया है कि आने वाले दिनों में इन सबकी वाट लगने वाली है। वाट नहीं लगेगी अंजू जी, मेगावाट लगेगी। एक वाट होती है, किलोवाट होती है, मैं कहता हूं मेगावाट लगेगी। कारण क्या है? भारत का जो एक्सेस बन रहा है ना इस समय यूरोप में बन रहा है, वो है इंडिया, ग्रीस, क्रोएशिया, आर्मेनिया। आप आर्मेनिया को मत भूलिए। देखिए, आर्मेनिया और अजरबैजान ट्रेडिशनल राइवल्स हैं। नगोर्नो काराबाख एक एरिया है जिसको लेकर दोनों के बीच में ठनी हुई है, और ये 3 आदमी जो हैं, अर्दोगान, शहबाज शरीफ और अजरबैजान का, ये नगोर्नो काराबाख में मीटिंग करते हैं, एक तरीके से चिढ़ाना अगले बंदे को कि हम यहाँ पर ये काम कर रहे हैं। खैर चलने दीजिए, सिंबॉलिक चीजें बहुत होती हैं, उसको भी देखा जाएगा। लेकिन इंडिया का जो एक्सेस बन रहा है इस समय, आर्मेनिया जो है वो इंडिया का एक मेजर आर्म्स इंपोर्टर है। हम आर्मेनिया को हथियार देते हैं, और अजरबैजान को ये कतई पसंद नहीं आता है। उन्होंने हर फोरम पे भारत से ये कहा है कि आप आर्मेनिया को हथियार मत दीजिए। ब्रह्मोस की बिक्री आर्मेनिया के साथ में कहां तक पहुंची है मैं इस समय कमेंट नहीं करना चाहूंगा, लेकिन आर्मेनिया के पास में हमारे पिनाका वेपन सिस्टम वगैरह जो हैं वो मौजूद हैं। यानी कि अजरबैजान को इस समय खतरा होगा भारतीय वेपन सिस्टम्स के साथ में, जो कि हमने आर्मेनिया को दिए हैं। भाई आप अगर हमारे इंटरेस्ट को नहीं संभालोगे, अजरबैजान वो देश है, जब वो फॉर्म हुआ था तो पाकिस्तान ने सबसे पहले उसको एक्सेप्ट किया था। तो अजरबैजान एक तरीके से पाकिस्तान का बिल्कुल एहसानमंद है कि भाई हमें तुमने मान्यता दी, इसलिए हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते हैं। इंटरेस्टिंगली, अजरबैजान जो है उसकी दोस्ती इसराइल के साथ में है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग वो बनता है वहां पर सिनेरियो, लेकिन वो आर्मेनिया का दुश्मन है और आर्मेनिया भारत का बहुत पक्का मित्र है। तो इसलिए जब ये एक्सेस भारत, क्रोएशिया, साइप्रस और ग्रीस मिलते हैं, ग्रीस और साइप्रस मिलके तुर्की के एक तरीके से दुश्मन बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि साइप्रस का जो उत्तरी हिस्सा है उस पर तुर्की ने कब्जा किया हुआ है। साइप्रस की 2 मेजर आबादियां हैं, तुर्क सिप्रियोट्स और ग्रीक सिप्रियोट्स। तो तुर्क सिप्रियोट्स वो हैं जो कि तुर्की से एलिजेंस वो करते हैं, और ग्रीक सिप्रियोट जो है वो ग्रीस की हायरार्की से आते हैं। तो नॉर्दर्न इलाका जो कि तुर्की से बॉर्डर करता है, यानी है तो आइलैंड कंट्री, लेकिन तुर्की की तरफ जो है वहां पर तुर्की का कब्जा है। और आपको ध्यान होगा मोदी जी बड़ा स्मार्ट सनग्लासेस लगाकर एक जगह पर गए थे साइप्रस में, और बैकग्राउंड में वो इलाका था जो कि तुर्की ने कब्जा किया हुआ था। ये सब सिंबलिज्म होता है इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स में, कि तुम यहां पर हो, हमारी नजर तुम पे है।
एक तरीके से ये इशारे होते हैं जो कि दुनिया अच्छी तरीके से समझती है। अब भारत ने चुना है किस किस को, ग्रीस को और क्रोएशिया को। प्रधानमंत्री यूएसए की यात्रा, कनाडा की यात्रा के बाद में सीधे गए थे जाग्रेब, क्रोएशिया की राजधानी। और क्रोएशिया में बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा हुआ था। जब वो एयरपोर्ट से उतरे थे तो जी। उनको एक भारतीय मूल के व्यक्ति ने ये कहा था कि थैंक यू मोदी जी, यू हैव मेड अस सीन। यानी कि आपने हमें दुनिया को दिखने का मौका दिया है, वरना लोग हिंदुस्तानियों को जानते नहीं थे। आपकी वजह बिल्कुल। से हमारी पूछ जो है वो बनी है। बड़ा इमोशनल मोमेंट था ये वाला। और भारत ने जाकर वहां पर सब बातें की, साथ में डिफेंस के ऊपर भी जी। हर मीटिंग पे बात हुई है। तो जैसे आपने कहा था कि हर विजिट में प्रधानमंत्री डिफेंस डिप्लोमेसी के बारे में बात कर रहे हैं, और अभी करते आए हैं। घाना में भी बात की है, ट्रिनिडाड एंड टोबैगो में भी बात की है, अर्जेंटीना में भी बात की है, और अभी तो ब्रिक्स का सम्मेलन जो है आज शुरू हो रहा है, इसमें भी मुद्दा टेररिज्म का जरूर उठकर आएगा, और कहीं ना कहीं पाकिस्तान फिर कटघरे में अपने आप को पाएगा। बिल्कुल सर, क्योंकि पाकिस्तान को डर ईरान से भी लग रहा है अब, क्योंकि जिस तरह से साथ दिया है अमेरिका का, कहा यही जा रहा है कि मिलिट्री बेस जो है वो अमेरिका ने इस्तेमाल किए, एयर स्पेस इस्तेमाल किए पाकिस्तान की ईरान के खिलाफ, तो वहां से भी डर लग रहा है। और फिर आपको याद है इजराइल ने भी साफ साफ कहा था कि अगला नंबर पाकिस्तान का लगने वाला है, इसीलिए शायद वो बार बार मुलाकात कर रहे हैं एर्दोगन से कि भाई अगर और ड्रोन चाहिए होंगे तो हमको भिजवा देना, क्योंकि उनको मदद अब कौन करेगा। चाइना भी आंखें दिखा रहा है पाकिस्तान को, क्योंकि चाइना को लग रहा है ये अमेरिका के पाले में जा रहा है। तो ये जियो पॉलिटिक्स जो है बड़े दिलचस्प दौर में पहुंची हुई है। लेकिन ये जो डर है जो तुर्की में देखने को मिल रहा है, पाकिस्तान में देखने को मिल रहा है, अजरबैजान में देखने को मिल रहा है, ये डर बहुत अच्छा है और ये डर बना रहेगा, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, सिर्फ थमा है। सर, आपने समय निकालकर इस विषय पर बहुत ही अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार रंजू जी, जय हिंद।